रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ होंगे इसरो के नए अध्यक्ष। लॉन्च व्हीकल डिजाइन समेत कई सब्जेक्ट के एक्सपर्ट इसरो के अध्यक्ष के सिवन की लेंगे जगह। सीएम शिवराज के सोनिया गांधी से किए कई सवाल, कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही नहीं, साजिश थी, कांग्रेस आलाकमान से जुड़े हैं इसके तार। फ्री फायर गेम ने छीन ली जिंदगी, भोपाल में बच्चे ने लगाई फांसी, 3 महीने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, 6 लोगों की मौत, वहीं इंदौर में 1104 और भोपाल में 863 नए केस, 47 बच्चे भी शामिल। शिक्षा विभाग ने छात्रों को दी बड़ी राहत, पहली से 8वीं के छात्रों को नहीं देना होंगे प्रवेश के लिए टीसी, आरटी नियम के तहत प्रवेश देने के आदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कहा कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि मैं हिंदू विरोधी हूं। मैं उस परिवार से हूं जहां धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूं। मेरी मां बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मेरे पिता गांधी विचारधारा के थे। 1941 में मेरे पिताजी ने हमारे मंदिरों में दलितों का प्रवेश करवाया था। मेरे पिता कभी हिंदू महासभा में नहीं रहे। ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच कटुता फैलाते हैं। सिर्फ आरएसएस ही नहीं, विश्व में कई संगठन हैं जो अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। भारत में सियासी युद्ध जरूर हुए, लेकिन कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वो सभी धर्मों का सत्य मानते हैं, यही सनातन धर्म है। बात यह है कि भाजपा के मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को नाम लेकर कहे कि वो देशद्रोही है, तो फिर उसके सामने और क्या विकल्प रह जाता है? एक ही विकल्प रह जाता है कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे थाने में उपस्थित हो जाना चाहिए ताकि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और देशद्रोह के केस में मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा चलाए। यही तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और क्या है? हम नियम कानून में बंधे हुए हैं। इसलिए मैंने अपने आप को जाके थाने में सौंप दिया, पहले बता भी दिया कि मैं हाजिर हो रहा हूं, और यहां तक कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वोट डालने भी नहीं जाता था। लेकिन मेरे पिताजी का इंतकाल जल्दी हो गया तो मुझे घर का काम संभालने के लिए जाना पड़ा, और वहां पर लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आइए। मुझे निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद राजमाता सिंधिया वहाँ से सांसद चुनी गई थी, कांग्रेस से चुनी गई थी, क्योंकि 67 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। उसके बाद 67 में वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी और उन्होंने फिर उसकी जीतने के बाद 69-70 में जनसंघ उन्होंने शामिल हो गई। तो मुझसे उन्होंने कहा कि तुम जनसंघ ज्वाइन करो। आरएसएस के लोग मेरे पास आए, कुशाभाऊ ठाकरे जी मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे पुस्तकें दी। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र फरवरी से प्रारंभ होने वाला था, जिसे कोरोना के कारण से मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बजट को लेकर अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, और साथ ही विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों से कोई विकास का कार्य नहीं किया है, और कहा कि सरकार का सारा बजट वेतन, लोन और ब्याज में ही चला जाता है। वहीं कांग्रेस के मंत्री से जनता और व्यवसाय के अनुरूप बता रहे हैं। ये बाजार को दिखता है, रायपुर के सराफा मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, रियल एस्टेट का मार्केट, ऑटोमोबाइल का मार्केट उनको दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य है भाजपाइयों को नहीं दिखता। मैं समझता हूं कि हमारे विकास की योजनाएं भी उनको नहीं दिखेगी। तो इसमें उनका खुद का कोई दोष नहीं है, उनके चश्मे का दोष है। ये प्राप्तियां इस बार कम रहेंगी तो क्या बजट का साइज हर विभाग का कम किया जाएगा? ऐसा नहीं, हमें लगता है कि प्राप्तियां बहुत कम नहीं रहेंगी।
केंद्र से जो प्रदाय की जाने वाली राशि है और राजस्व की प्राप्तियां हैं वो जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में हमारी छत्तीसगढ़ की प्राप्तियां लगभग बराबर है। इसलिए योजनाएं हमारी सारी संचालित रहेंगी और नई योजनाओं के लिए आंशिक जो व्यवस्था है बजट में, कहीं किसी में टोकन सांकेतिक रूप से किया जाता है, कहीं बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे बजट जैसी सत्र प्रारंभ होगा हम लोग प्रस्तुत करेंगे, कई बड़ी योजनाओं को भी हम लोग उसमें शामिल कर रहे हैं। तो विभागीय बजट के रीअलोकेशन करके उन योजनाओं को लिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न है कि आंशिक कटौती की जा सकती है, मैं समझता हूं उस तरीके से बजट में कोई प्रावधान आपको कटौती का नहीं दिखेगा। विभागों के बजट को कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपके विभाग में कोई नई योजना आ रही है? निश्चित रूप से ये विभागों के कई विभागों के बजट को कम किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कुछ ऐसा? विभागों के बजट को कम नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा ना, कहीं अगर राशि खर्च नहीं की जा पाई है तो रीअलोकेशन करके उतनी राशि में नई योजनाओं को या ऐसे योजना जो सीधे लोगों को लाभान्वित किए जा रहे हैं उसको पैसे का रीअलोकेशन किया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा बजट में कटौती जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बजट पिछले साल की प्लान सीलिंग से भी ज़्यादा रहेगा और हमारी सारी योजनाएं उसमें संचालित रहेंगी। ऐसा है, अगर सप्लीमेंट्री बजट को मिला लेंगे तो लगभग बजट अभी 1,20,000 करोड़ का पहुंच चुका है। तो पहले तो सरकार को ये बताना चाहिए कि अभी तक का जो बजट आया है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें तो 50% से भी ज़्यादा पैसा पूंजीगत व्यय में खर्च नहीं हुआ है। सड़कों में, पानी में, बिजली में, डेवलपमेंट के विकास के कामों में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो तो अनुपयोगी कामों में खर्च हो रहा है, तनख्वाह बांटने में खर्च हो रहा है, ब्याज पटाने में खर्च हो रहा है, लोन पटाने में खर्च हो रहा है, या फिर अपने लोगों को उपकृत करने में खर्च हो रहा है। और ये तो खाली एक दिखावा है। अब रायपुर जैसे शहर के लिए सरकार के पास में शारदा चौक से तात्यापारा के लिए 45 करोड़ रुपए नहीं है पिछले 3 सालों से। रायपुर के एक्सप्रेस हाईवे पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। रायपुर में 5 से 7 अंडर ब्रिज अधूरे पड़े हुए हैं, उसके लिए पैसा नहीं है। ना गांव में विकास हो रहा है, ना शहरों में विकास हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि बजट का औचित्य ही खत्म हो गया। खाली तनख्वाह बांटने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए और लोन पटाने के लिए बजट बनाया जा रहा है और उसमें बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनमें इनको व्यक्तिगत फायदा है उसके मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा है। जिनमें इनको व्यक्तिगत फायदा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, नल जल योजना का घरों में नल का कनेक्शन क्यों नहीं लग रहा है, 2022 तक हर घर में नल का कनेक्शन लग जाना था। तो बजट जो है खाली ये जगलरी साबित हो रहा है पिछले 3 सालों से। ये सरकार छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय कर जो विकास के कामों में खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, कहाँ क्या है, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। तो खाली भूपेश बघेल सरकार का बजट जो है वो एक जगलरी है। भोपाल जिले के बैरसिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का लाइव वर्चुअल संबोधन हुआ। यह संबोधन कार्यक्रम बैरसिया के अंबेडकर पार्क के सभा कक्ष में बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर मंडल द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन कार्यकर्ताओं ने सुना। संबोधन के पश्चात स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष आकाश यादव सहित युवा मोर्चा एवं बीजेपी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज ये यहाँ पर वर्चुअल बैठक के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के जय सूर्या जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इसमें युवाओं को हमारे स्वामी विवेकानंद जी की से प्रेरणा लेकर कार्य करने का आग्रह किया।
छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में लगातार बारिश ने सितम ढाया है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त गर्म हवाओं का आगमन निरंतर जारी है और कर्नाटक से निकली मौसमी हवाओं का असर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवा का आगमन निरंतर जारी है। साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। प्रदेश के मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में ओला गिरने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस अवधि में प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। IPS GP सिंह की तलाश में EOW की टीम दिल्ली पहुंची, जहां उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि IPS GP सिंह को आय से अधिक संपत्ति रखने, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रखने पर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद EOW की टीम द्वारा उन्हें सड़क मार्ग से रायपुर लाया गया। फिर उन्हें मेडिकल जांच के बाद न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया, जहां 45 मिनट चर्चा के बाद उन्हें 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन का रिमांड का मांग किया था। 2 दिन का रिमांड दिया है 14 तारीख की शाम को। अच्छा, अब जमानत को लेकर इसके आगे क्या वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो अपनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन बाद के जमानत की अर्जी लगाएंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में, थोड़ा सा इंतजार करिए। रिमांड पूरा हो जाने देते हैं, हम अपना स्ट्रैटेजी देखते हुए बनाएंगे। उसके बाद उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। नाम बता दीजिए। कोरिया के पोड़ी थाना पुलिस को अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरभोका डैम में एक व्यक्ति का शव पानी में तैरते मिला था। खोजबीन में पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहां पुलिस ने आरोपी की निशानदेही कर हथियार भी बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दिनांक 17/12/2021 को शंकर फंडा नाम का व्यक्ति की गुमने की उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था, उसकी जांच चल रही थी। दिनांक 26/12/21 को सरभोका डैम में एक डेड बॉडी मिली थी, नग्न अवस्था में थी। उसकी शनाख्त शंकर फंडा के नाम से पहचाना गया था और उसकी बॉडी में काफ़ी चोटें थी धारदार हथियार से। उसके आधार पर 302(201) का अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना पोड़ी में और विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर जो पूर्व में अपनी पत्नी की हत्या कर जेल गया हुआ था पप्पू राम पंडो, उसको कल न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया जाकर के फिर से पूछताछ किया गया। उसने अपने जुर्म कबूल किया। उसने शंकर फंडा को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में दिनांक 17 को पाया था। पुष्पराजगढ़ तहसील के राजेंद्र ग्राम में अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें तीरथ प्रसाद लवमेश 22 मतों से जीतकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए और वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए यशोदा सिंह पाटले और सचिव पद पर धीरेन्द्र पांडे ने जीत हासिल की और तहसील में समर्थकों द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को फूल मालाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आज के चुनाव के लिए सबसे पहले मेरे संघ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, कनिष्ठ अधिवक्ता है, उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे उपाध्यक्ष के पद पे आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो आज वचन दिए हैं पूरे संघ को, मेरा वचन भी वही रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, सहभागिता निभाऊंगी। सारे हमारे जितने भी अधिवक्तागण हैं उनको बैठने के लिए सेटिंग दें। आज के चुनाव को लेकर जो जीत हासिल किया है आपने, अपने पद का क्या निभाएंगे? कुछ नया ऐसा कुछ?
देखिए, चुनाव तो हार जीत तो होती रहती है और 2 साल में जो हर अधिवक्ता संघ में जो है ये चुनाव होता रहता है और जो अधिवक्ता है वो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए चुनता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अधिवक्ता हित में, क्योंकि अधिवक्ता संघ अधिवक्ता हित के लिए है, अधिवक्ता हित के लिए जो अधिक से अधिक हो सकेगा कार्य वो प्रयास करूंगा पूरी टीम के साथ, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी हैं, सभी लोग मेहनत करेंगे और यहाँ की मुख्य समस्या शेड की है, जो प्रयास करेंगे कि वकीलों को बैठने की व्यवस्था हो जाए, पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था, बेसिक समस्या यही है यहाँ की। तो कोशिश करूँगा इसका निराकरण, हमारा जो अधिवक्ता संघ की जो टीम बनी है वो इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण करेगी। कुछ अलग जो अभी होता आया है उससे कुछ हटके है कि उसी तरह चलता रहेगा? जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेके कौन सा कदम उठाएंगे? क्या है आपकी मानसिकता? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे स्नेह मिला है, मुझे अपने अमूल्य मत दिए हैं। मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि ये पेड़ के नीचे, जो पीपल के नीचे बैठे रहते हैं, ठंडी के दिन में ठंडी लगती है, गर्मी के दिन में पीपल का पत्ता झड़ जाता है और बरसात के दिनों में पानी गिरता है। जो जूनियर अधिवक्ता हैं अटैची ले लेके दौड़ के कहीं अंदर घुसेंगे, कहीं इधर घुसेंगे, तो मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम यहाँ सेट की व्यवस्था हो जाता, ताकि अधिवक्ताओं को एक छाया की व्यवस्था हो। यही मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा और कोई अधिवक्ता साथियों के साथ मेरे रहते अन्याय नहीं होगा। मैं हमेशा उनके लिए संघर्ष करता रहूँगा, यही मेरा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में स्थित श्रीराम कॉलोनी में सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं से लोग परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि ना तो हमारे मोहल्ले में सड़क है और ना पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण कई बार कॉलोनी में वारदातें हो चुकी हैं। वहीं रहवासियों ने बताया कि एसडीएम व नगर पालिका में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस राजगढ़ बाईपास पे रहता हूँ और अभी वर्तमान में 2 साल से मैं इस कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ और इस कॉलोनी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ना तो रोड की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बहुत सारे बाइक वाले जाके इधर उधर घुस जाते हैं, मतलब बहुत ही कीचड़ हो रहा है और बाकी कोई व्यवस्था इसके अंदर है नहीं है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है और लाइट के भी ऐसे मतलब वायर टंगे हुए हैं। मेरे मकान का भी वायर किसी गाड़ी वाले ने भी तोड़ दिया था बीच में, इस कारण से बहुत समस्या हो रही है। पानी के लिए महिला मंडल को, हमको सभी लोगों को बहुत दूर से खुरी जो पास में गांव है वहाँ से लाना पड़ती है। पानी की तो बहुत ही समस्या है कॉलोनी वालों को, और ये जो पाइपलाइन बिछ चुकी है पर अभी तक नल कनेक्शन नहीं हुए हैं। दूसरी बात, हम नगर पालिका में जाते हैं तो कहते हैं ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण में है, और ग्रामीण वाले कहते हैं नगर पालिका में है, तो हम कहाँ जाएँ? ना तो पानी की सुविधा, ना नाली की सुविधा है, ना कुछ भी सुविधा नहीं है इस कॉलोनी में। अब इसका उपाय क्या है? लाइन बिछ चुकी है, 3 साल हो गया, लेकिन कोई कनेक्शन देने को लिए तैयार नहीं। 3 साल हो गया। हाँ, समस्या हुई है, गारा कीचड़, हिटना मुश्किल। आप पानी कहाँ से लाते हो? पानी वहाँ से लाते हैं खुरी से। बस यही समस्याएं जो है वो तो सब कॉमन समस्या है। नहीं अभी तो देखो उधर चल, उधर देखो ना आप, उधर तो वहाँ तालाब, स्विमिंग पूल सब बन रहे हैं पूरी उधर। आप चल के देखिए थोड़ा उधर। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम वर्षा शर्मा। तो क्या मतलब आपकी समस्या इधर मोहल्ले में? सबसे बड़ी समस्या यही है कि रोड है नहीं, सड़क बिल्कुल भी नहीं है पूरा टाइम। अभी तो पानी बंद हो गया है तो ठीक है, तो पूरा कीचड़ मचा रहता है, गाड़ी वाले निकलते हैं तो फिसल फिसल के गिरते हैं यहाँ से। और अभी आप एक स्विमिंग पूल बन रहा है, मैं चाहती हूँ आप वो स्विमिंग पूल देखें एक बार, किस तरह का स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ। आप उसे दिखाएँ आप बाहर की कैसा स्विमिंग पूल बन रहा है हमारे। आप चलिए हमारे साथ उधर देखिए आप एक बार। इसलिए काफ़ी बार हम नगर पालिका में भी जाके आवेदन देकर आए हैं। सीएमओ साहब को तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। एसडीएम साहब को भी दिया है और हमारे विधायक साहब को भी हमने हमारी जानकारियाँ दी थी, तो उसके बाद भी सिर्फ एक हेडपम्प लगा दिया तो पीने का पानी आदमी भर लेता है, लेकिन और टैंकर डलवाना पड़ता है। तो बहुत समस्या है साहब, इसलिए निवेदन यही है कि इसको जल्द से जल्द समस्या को दूर किया जाए। प्रशासन को ज्ञापन दे दिया ना, 2-3 बार दे दिया। अब एसडीएम मैडम को भी दिया है एक बार अभी जाके, और बताया, बोला था उन्होंने कि करेंगे, और लाइन भी डली हुई है 3-4 साल से। बताया उन्होंने कि करेंगे, वो विधायक साहब से बोला तो बोलते हैं ये ग्रामीण में आती है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा है लफड़ा है इसमें। नाली है, नल है, जो डैम भरा है, पानी है, गैस है, सबकी नाली डल गई, लेकिन एक भी समस्या पूरी नहीं करी कहीं के ने।
गड्ढा और करके भाग गए, खंबे नहीं है, लाइट नहीं है। बुरहानपुर जिले के गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश व्यापी स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्वरोजगार प्राप्त हितग्राहियों द्वारा अपने अपने अनुभव साझा किए और बताया किस प्रकार उन्होंने योजना का लाभ लेकर अपना व्यापार प्रारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। और आज ही के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो उनकी जो सोच है, उस सोच को पूरा करने के लिए आप जैसे युवा उद्यमी आगे आए हैं और आपको जो सरकार की तरफ से सहायता सहूलियतें जो लगती है, वो सारी सहूलियतें देने का काम हमारी सरकार देने का काम कर रही है, ताकि हमारा युवा जो है वो नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और इसी तारतम्य में आज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 5000, क्योंकि कोविड की बीमारी के कारण इस मेले को सीमित किया गया है, और नहीं तो आज यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती, लेकिन उसके बाद आज शायद 100 लोगों का ना, हर जिले में 100 लोगों को स्वरोजगार जो देने वाले लोग हैं, ऐसे उद्यमियों को बुलाकर कार्यक्रम किया जा रहा है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खैरवार के समिति प्रबंधक सिद्दीकी को धान की खरीदी में घोर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल एसडीएम प्रदीप साहू को सूचना मिली थी कि फर्जी टोकन द्वारा समिति प्रबंधक बिचौलियों की 124 बोरी धान खपा रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल एसडीएम की टीम धान समिति केंद्र खैरवार पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें समिति प्रबंधक द्वारा घोर लापरवाही पाई गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर लगातार सभी धान खरीदी केंद्रों की निगरानी की जा रही है। कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक किसान है बदरुद्दीन, वो टोकन नहीं कटाया है और उसके बाद धान भी नहीं है, फिर भी उसका टोकन कटा हुआ था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो इसके संबंध में हम जांच के लिए सोसाइटी में गए, तो जहां उसका टोकन कटा था वहां उसके सिग्नेचर नहीं थे बदरुद्दीन के। साथ ही अन्य किसानों के भी, कुछ और किसानों के भी टोकन में सिग्नेचर नहीं थे। तो इसी आधार पर हमें संदिग्ध एंट्री होने के कारण हमने जांच की कार्रवाई चालू की। तो किसान मतलब जो व्यक्ति बेचने आया था उसने स्वीकार किया कि ये उसका धान न होके ये समिति प्रबंधक द्वारा ही व्यवस्था किया गया धान है, और उसे ये बताया गया था कि भाई आप आके खड़े होके बस अपने नाम पर इसका विक्रय कर दो। तो इस आधार पर उस धान को जब्त कर लिया गया है और डीआरसीएस को, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर डीआरसीएस को रिपोर्ट भेजा गया है एफआईआर की कार्रवाई के लिए। और आप लोग को ये भी बता दूं कि डीआरसीएस ने इस कार्रवाई के आधार पर संबंधित समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। अब वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर को धान खरीदी का प्रभार दिया गया है। राजगढ़ के ब्यौरा की अजनार नदी संरक्षण के लिए युवा अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेंट करेंगे। युवा शक्ति मंच ने नदी संरक्षण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मामले में अब युवाओं ने मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही है। मंच के सदस्य श्री रामेश्वर घाट में मां अजनार नदी की पूजा अर्चना कर यात्रा प्रारंभ की है, जो नगर के मुख्य मार्ग होते हुए मुख्यमंत्री निज निवास भोपाल पहुंचेंगे और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत ब्यूरो राजगढ़ से।
हम आज ब्यावरा मेरे साथ में एसडीओपी मैडम है श्रीमती किरण जी अरिवार। आज सुबह लव जिहाद का मामला हुआ है। एक लड़का है मुकेश सन करके, उसने आत्महत्या कर ली है, वीडियो वायरल हुआ है उसका। उस मामले में ब्यावरा पुलिस प्रशासन ने कुछ गिरफ्तारी भी करी है और जानते मेरे साथ में मैडम है, पूरा मामला गया। नमस्कार मैडम। नमस्ते। कल रात में करीब 9-10 बजे के आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकेश सेन नाम का व्यक्ति जो मामला वे का रहने वाला है वो जहरीला पदार्थ खा के अस्पताल में आया है। उसके संबंध में जो प्रारंभिक कार्रवाई होती है वो की गई थी। सुबह मुकेश सेन जो मृतक है उसकी सुबह डेथ हो गई और उसके संबंध में एक वीडियो सुबह वायरल हुआ। जैसे ही ये हमें वीडियो वायरल प्राप्त हुआ उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई की गई है। इसमें मुकेश सेन ने एक नदीम नाम का व्यक्ति, एक पूजा सेन की माँ और एक माँ जिसके साथ रह रही है, ये टोटल 4 लोगों के नाम बताए थे, जिसकी प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या करना स्वीकार किया है। गंभीरता को देखते हुए त्वरित इसमें 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और इसमें मार्ग जांच पर से अपराध भी पंजीबद्ध किया जा रहा है। फिलहाल 4 अभी पुलिस अभिरक्षा में हैं। रायपुर की टीम द्वारा गुम मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। गुम मोबाइल फोन की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गुम मोबाइल फोन ढूंढने के निर्देश दिए, जिस पर साइबर सेल की टीम द्वारा विगत 2 माह में आवेदकों के गुम हुए कुल 110 मोबाइल फोन बरामद किए गए। रायपुर सहित अन्य जिलों और राज्यों के अलग अलग स्थानों से ढूंढकर बरामद किए गए हैं। वहीं साइबर सेल ने बरामद मोबाइल फोन उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिए हैं, जहां मोबाइल फोन मालिकों द्वारा साइबर सेल टीम और रायपुर पुलिस को धन्यवाद दिया गया। करीब 3 महीने पहले मेरा मोबाइल गुमा था एमडी रोड पे और बड़ा सुखद महसूस हुआ कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि मिल जाएगा। रिपोर्ट हमने फॉर्मेलिटी लिखाई थी कि चलिए दूसरा सिम लेना है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए सुरक्षात्मक तरीके से हम लोगों ने बस रिपोर्ट लिखाई थी। और जब आज फ़ोन आया साइबर सेल से कि भाई आपका मोबाइल मिल गया है, बड़ा ही सुखद महसूस हुआ और बड़ा आश्चर्य भी लगा कि मोबाइल भी वापस मिलता है। अभी जो रायपुर जिले में अलग अलग थानों में जो मोबाइल गुम होने की या चोरी होने की जिनके द्वारा भी सूचना दर्ज कराई जाती है, उसको हमारे द्वारा सभी का खोजने का प्रयास किया जाता है। साइबर सेल के माध्यम से सभी को हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो अभी पिछले 2 महीने में हमने लगभग 110 मोबाइल रिकवर किए हैं और वो सभी को आज दिया जा रहा है। उनके जो मालिक हैं उनको सौंपा जा रहा है मोबाइल। लगभग 25 लाख रुपए कीमत का है। 110 मोबाइल बरामद किया गया है, सभी को दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत पर लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।